हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कक्षा 10वीं का विज्ञान का जो साइंस होता है हमारे प्यारे साथियों, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड 80 नंबर का जो पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में, उसमें से आप लोगों को मैं 40 नंबर का जो है एक मॉडल सेट लाया हूं दोस्तों, जो 2022 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इंटरनेट पर अपलोड जो मॉडल पेपर होता है वही है। तो हमारे प्यारे साथियों, तो यानी कि मैं जो हूँ, जो भी मैं बैक ईयर का मैं बता रहा हूँ वो सभी आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। तो लमसम आप लोग समझ लीजिए कि इससे 20 या 10 क्वेश्चन आप लोग 100% टक्कर देगा। ठीक है, 100%। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू कर देते हैं। तो जो आप लोग नए नए दोस्त होंगे सभी लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ, समझते हैं ना, हाँ, शेयर वेयर करते रहेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारे नए नए साथी है सभी लोग के बाद जान लीजिए कि हाँ, हम जो है आप लोगों को लाइव क्लास भी देने के लिए तैयार हैं। आप लोग हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, और नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग ज्वाइन कर ले। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन का कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम और परावर्तन का भी 2 नियम होता है। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? कौन सा लेंस का? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए आगे की ओर 4 नंबर में क्या कर रहा है? जो नेत्र निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? देखिए ध्यान से, जो निकट का ना देखेगा उसको दूरदृष्टि होगा। क्या होगा? दूरदृष्टि। ध्यान से सुनिएगा, जो निकट का नहीं देखेगा उसको दूरदृष्टि, और जो दूर का नहीं देखेगा उसे निकट दृष्टि दोष होता है। समझ गए ना? ध्यान से सुनिए फिर से, उल्टा उल्टा याद रखिए। उल्टा निकट कहेगा तो दूर, और दूर कहेगा तो निकट, एकदम ऐसे याद रखिए। हाँ, और एक और बात, दूरदृष्टि दोष में हमारे प्यारे साथियों, इसमें उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्या कर रहा है? मानव नेत्र में होता है डॉट डॉट डॉट। क्या होता है हमारे प्यारे साथियों? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और हाथी में कैसा लेंस होता है? हाथी में अवतल लेंस और मानव नेत्र में उत्तल लेंस। याद रखिएगा, हाथी में अवतल, तब ना बड़का बड़का आदमी को हम लोग दिखाई देते हैं, मतलब हाथी को हम लोग बड़ा बड़ा दिखाई देते हैं। हाँ, 6 नंबर में, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब किस, तो रेटिना पर बनाता है, रेटिना पर। ठीक है, आगे की ओर 7 में, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। चलिए आगे की ओर 8 में क्या कहे? बल्ब 220 वोल्ट और 2 एम्पियर प्रवाहित किया जाता है धारा। ठीक है, 2 एम्पियर। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? तो V बराबर होता है IR। ठीक है, तो V का मान दे दिया है 220। ठीक है, I के मान दे दिया है 2, R का मान पूछ रहा है प्रतिरोध, तो इसे ही काट दीजिए, 110 दाम में आ जाएगा, यानी कि 110 ओम आ जाएगा। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, तो 110 ओम करेक्ट। चलिए आगे की ओर। तो हमारे प्यारे चेला सा एवं प्यारे चेली सा, यदि आप लोग नए हैं तो सभी लोग एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और अपने भाइयों के साथ शेयर कर देंगे, फेसबुक व्हाट्सअप जितना हो सके उतना। चलिए, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमारे प्यारे साथियों ANR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ANR हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कहीं पर भी दिक्कत हो तो भी। चलिए, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक एम्पियर ही होगा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, और विद्युत धारा को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो यह दिया हुआ 11 में ना, ये दिया है। तो विद्युत धारा को मापने की इकाई को आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमीटर। और विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अब विभव को मापने वाला तो वोल्ट मीटर। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, हम मापने वाला कहे विद्युत धारा को तो आमीटर, और विभव का मापने वाला कहे तो वोल्ट मीटर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर विद्युत धारा का, कूलम आवेश का, और जूल उष्मा या ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। चलिए आगे की ओर। और हमारे प्यारे चला जी सा, अरे शेयर वेयर करते रहिए, एकदम सुंदर चला सा। पवन विद्युत जनित्र में
हमार प्यारे लाल एवं सुंदर लाल साहब, अरे एकदम शेयर वेयर करते रहिए एकदम। हाँ, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? कम से कम हमारे सुंदर चेला 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए कम से कम। 14 में निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं है। ना तो लकड़ी को जलता है, गोबर गैस यानी कि गोबर भी जलता है, कोयला भी जलता है, जो जल गया सो बायोगैस। ठीक है। चलिए, बायोगैस यानी कि गोबर गैस का सूत्र क्या होता है? मीथेन, CH4। ठीक है। CNG में इसका उपयोग किया जाता है, CNG में, मीथेन गैस CNG में, याद रखिएगा। 15 में ऊर्जा का सबसे अच्छा प्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सबसे अच्छा और प्रत्यक्ष रूप से कौन सा है विशाल स्रोत ऊर्जा का? तो सूर्य है। चलिए, कह रहा है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन अभिक्रिया करके कॉपर में बदल दिया है। तो इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है? तो हमारे प्यारे लाल देखिए, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया। तो हटने का मतलब होता है अपचयन। ठीक है, हटने का मतलब होता है अपचयन। और जबकि यही कहता है कॉपर, ठीक है, प्लस H2O दे देता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर Cu O दे देता प्लस H2 दे देता। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ कॉपर अकेला है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गया है। तो ऑक्सीजन सट गया, बाद में सट गया तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन सट गया तो ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन या अवकरण। ठीक है। चलिए, हाँ, ऑक्सीजन सट जाएगा तो उपचयन या ऑक्सीकरण एक के होता है, अपकरण अपचयन एक के होता है। तो यह जो है आप लोग को हो जाएगा 16 का अपचयन हो जाएगा यानी अपकरण। चलिए, 17 में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो 17 का क्या कहलाते हैं? तो 17 का कहलाते हैं वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। 17 का वैद्युत संयोजी। 18 में सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और नियॉन के 10, मैग्नीशियम के 12 और एल्युमिनियम के 13 होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सोडियम के हो गया 11। आगे कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है हमारे प्यारे साथियों? बेकिंग पाउडर यानी कि क्या हो गया हमारे प्यारे लाल? हाँ, चलिए, वो खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर। चलिए, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला। तो देखिए, इसको हम लोग कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट ये हो गया ऊपर वाला A नंबर। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है हमारे प्यारे साथियों, धोने वाला सोडा। और H लग गया बीच में, H लग गया तो इसको सोडियम बाई कहेंगे। H लग गया तो सोडियम बाई यानी कि खाने वाला, जिसको हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं। धोने वाला कहेंगे, H न रहेगा, सूत्रबा वही रहेगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 में निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4। ठीक है। हाँ, हाफ क्या होता है? हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, हमारे जे नए चेला सा है, सभी लोग एकदम शेयर वेयर करते रहेंगे और अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को घंटा को टंटना दीजिए। ऐसा टंटनाइए कि टंटनाइले रह जाए। हाँ चेला सा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है? तो क्षारक विलयन का है तो 13। ठीक है, उदासीन का है तो 7। आई दोनों हो गया अम्लीय। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय होता है, तो क्षारक हो गया 13 वाला। चलिए आगे की हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, पित्तल जो है, हाँ क्या है? तो मिश्र धातु है। पित्तल जो देखिए, पिताजी क्या हो जाएगा? पिताजी पित्तल हो गया मिश्र धातु। क्या हो गया? मिश्र धातु। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मिश्र धातु हो गया पित्तल। पिताजी तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है पित्तल। हाँ, कैसे याद? इसको याद रखिएगा, पिताजी। तो देखिए, पी से हो गया पित्तल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। ठीक है, तो तांबा और जिंक से मिलकर के पित्तल बनता है। हाँ मेरे प्यारे लाल साहब। हाँ, चलिए, निम्न से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यानी कि प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। और गैस कभी भी आयनिक नहीं होता है। और ये जो हो गया आप लोग को आयनिक हो गया, Ca पर +2 और Cl2 पर -2। चलिए आगे की ओर। अच्छा, Cl पर -1 होता है, लेकिन 2 है Cl तो 2 को माइनस हो जाएगा। आगे की ओर 24 में निम्न से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो हमारे प्यारे एवं सुंदर चेला सा, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सोना जो है, हाँ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। सोना, प्लेटिनम सभी।
चलिए सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन सबसे कम कार्बन किस में है, तो मीथेन में है। मीथेन में एगो कार्बन होता है, इथेन में होता है 2 कार्बन C2H6, प्रोपेन में होता है C3H8 और ब्यूटेन में होता है C4H10। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाँ कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितना है और इसकी मात्रा कितना प्रतिशत है, बतवाए क्या हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हो गया 0.03%, 0.03% इज राइट आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे की ओर क्या करें, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है, तो ओजोन का सूत्र 3 होता है, तो 3 आ गया। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, तो O3 में 3 परमाणुओं की संख्या है। चलिए आगे की ओर। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय गैस है। किधर है, अक्रिय है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए है न, अगर, कर, ठीक है, और जीरो और रन। देखिए एक सी से तो है न, अगर, कर, जीरो, रन, यानी कि अगरकर साहब को आप लोग चिंते होंगे, खिलाड़ी थे, तो है ना अगरकर, जीरो रन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी के सभी अक्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस सब एक के हुआ। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, असक्रिय गैस, सब यही है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम के परमाणु संख्या होता है 2, उसमें 8 जोड़ दीजिए 10, नियॉन का हो गया, और इसमें 8 जोड़ दिया 18 हो गया, 18 दूना 36, 18 3 54, और 54 में जोड़ दिए 32, तो यह जाएगा 86। चलिए आगे की ओर। 31 में ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑक्सीजन एक क्या है, तो एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है मेरे प्यारे लाल, एंजाइम है कि हार्मोन, सॉरी 1 मिनट। ऑक्सीजन जो है हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है, हार्मोन का काम करता है ऑक्सीजन। अब है 32 में मनुष्य में वृक्क संबंधित है क्या चीज़ से, तो उत्सर्जन से। वृक्क यानी कि किडनी, मनुष्य में किडनी क्या चीज़ से संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं उत्सर्जन से। आगे की ओर 33 में मानव में डायलाइसिस थैली है, कौन सा है, तो डायलाइसिस किसको किया जाता है, नेफ्रॉन को या न्यूरॉन को या माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमारे प्यारे चेला सर आप लोग जानते ही हैं कि नेफ्रॉन को गुर्दा कहा जाता है, जिसको डायलाइसिस किया जाता है। गुर्दा यानी कि किडनी या नेफ्रॉन। चलिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना क्या किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना जो हो जाएगा आप लोग को उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। कैसे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम लोग भोजन को पचा सकते हैं, ठीक है, यानी कि उपचयन। चलिए उपचयन यानी ऑक्सीकरण। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे प्यारे चला बोर फील नहीं कीजिएगा हमारे प्यारे लाल सुंदर। अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करत हो चला से एकदम गर्दा छोड़ा देवत हो। चलिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं क्या जाना था, अरे हम बतावत हैं ईस्ट आ कूटपाद, कौन पाद, तो कूटपाद, कौन पाद, कूटपाद, अमीबा द्वारा। कूटपाद कहेगा तो अमीबा द्वारा, मुकुलन कहेगा तो ईस्ट द्वारा। चलिए फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, कौन सा होता है, चलिए 36 का, अरे दे दनादन पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन पुंकेसर होता है हमारे प्यारे लाल। गुणसूत्र बने होता है तो डीएनए और प्रोटीन और आरएनए तीनों से, डीएनए, प्रोटीन तथा आरएनए से। बाजी हमारे प्यारे लाल हमर सुंदर चेला, गुणसूत्र जो होता है डीएनए तथा प्रोटीन एवं आरएनए से बना होता है। चलिए अरे मारी ए हमर प्यारे चेला जी करेक्ट ऑप्शन मारी। चलिए कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, कौन है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। चलिए वाह अरे हमारे सुंदर चेला गर्दे कर दिए आप लोग, गर्दे कर दिए। डीएनए बाप वाला बेटा में, बेटा वाला पोता में, पोता वाला छरपोता में, छरपोता वाला गरपोता में चमकते हैं ना। चलिए आगे 39 में निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है, कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है, कौन नहीं है हमारे प्यारे लाल एकदम। चलिए एकदम टकला सोरा के बोलिए आप लोग। चलिए एकदम एक्वेरियम जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है। आगे CFC क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, जो ओजोन परत को क्षय करता है।
टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होता है हमारे प्यारे एवं सुंदर चेला, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। और एक और बात, हाँ, तारा टिमटिमाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाँ, तारा टिमटिमाना, सूरज का चमकना, या पानी में रखा हुआ सिक्का या छड़ ऊपर उठा दिखना, सब अपवर्तन मार दीजिएगा हमारे प्यारे एवं सुंदर चेला एकदम। तो हमारे झुंगरू लाल सा 42वें निम्न से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, C2H4। इसका नाम होता है एथीन, एथीन इसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे की ओर कह रहा बा हमारा सुंदर चेला, कौन निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है हमारा सुंदर चेला सा? ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, सभी का हमारा सुंदर चेला एवं प्यारेलाल एवं घसीटाराम एवं फसीटाराम सभी का करेक्ट। तो चलिए आगे की ओर बताते, निम्न से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, हाँ, घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, एकदम करेक्ट बा आंसर बा। घास को बकरिया, बकरिया को मानव बा, एकदम घसीटाराम, एकदम गजब घसटे आप लोग। चलिए 45 में, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठकों की संख्या होती है, दयानील, दयालीन, बयानील, बयानील। चलिए आगे की ओर, अरे दे दनादन, दनादन दे दनादन, हमारे चला सौ, अरे चला सौ एकदम इकाई को शेयर कर दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ह्रास क्या कहलाता है? जब ऑक्सीजन में कमी होता है तो क्या होता है? अपचयन, ठीक है, अपचयन। ये हो जाएगा आप लोग को उपचयन यहाँ पर रहता है, ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ दे दिया है, उपचयन और ये अपचयन। जब ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपचयन हो जाएगा, ये दोनों मान लीजिए कि दोनों हो गया ऐसे ऑप्शन में। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है? तो यानी कि समूह मतलब समझते ना, वर्ग, तो 18 गो है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग का गो है तो 18 गो है, आवर्त का गो है तो 7 गो है। चलिए हमारे सुंदर चला जी सा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? तो चलिए इसका कमेंट आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। तो सभी लोग अगर जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमसे आंसर ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना शेयर करें, बेयर करें और मस्ती में एकदम पढ़ते रहें। आज जय हिंद जय भारत करते रहे एकदम हमारे प्यारे लाल। चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।